अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। मुझे कहते हैं सुहाब सर और आज लाहौर में तो मौसम अच्छा नहीं, लेकिन अलबत्ता कराची में मौसम बहुत अच्छा है। बारिश ने काफ़ी वफा की है शहरियों के साथ। लेकिन अब्दुल रऊफ साहब आज हमारे साथ नहीं है, छुट्टी पे है। हरमीत आप हमारे साथ हैं, आप बताएं कि इस्लामाबाद में मौसम कैसा है। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहाब और तमाम नाज़रीन को। मौसम कल शदीद बारिश थी और जिसकी वजह से मुझे भी आना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जगह जगह आपको पता है निकासी का सिस्टम हमारा कैसे, बारिश आती है तो फिर पानी बहुत आता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज हम देख रहे हैं कि मौसम ये है कि हवाएं चल रही हैं, मौसम उसी तरह गर्म तो नहीं है, लेकिन ये है कि हल्के फुल्के बादल भी छाए हुए हैं। तो अब देखना ही है बरसने को ये तैयार है या नहीं है, लेकिन वैसे मौसम इस्लामाबाद का ओवरऑल बहुत अच्छा है। लेकिन प्रोडिक्शन करना थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल है। अगर पिछली ईद की बात की जाए तो ईद पर शदीद हब्स हो गई थी और इस दफ़ा भी ईद है, अगर ईद पे यही हाल हुआ तो सारे प्लान्स हो जाएंगे हमारे ख़राब। और चूँकि मैंने तो बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए हैं इस दफ़ा ईद पे, क्योंकि हमने ईद पे करनी है छुट्टी। और इसके अलावा अगर हम ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो कराची वाले इस मौसम से आज काफ़ी खुश है। कल अच्छी खासी बारिश हुई है। जैसे आप कह रहे हैं ज़्यादा बारिश हो तो ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा पानी आए तो ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। इसलिए शहरी वहाँ कराची के जो है वो इतनी सी बारिश से ही काफ़ी खुश है। और कल मैं बहुत सारी रील्स देख रही थी, बहुत सारी वीडियोस देख रही थी। अच्छा, लेकिन सोअब कराची में बारिशें बड़ी कम होती हैं और जब होती हैं तो सब कुछ जल थल कर लेती है। तो वहाँ गया हूँ और मुझे याद है कि हाँ, अक्सर हम निकलते थे ऑफिस से, क्लिफ्टन से हम आते थे और हमें जाना होता था नॉर्थ नाजिमाबाद की तरफ। तो हमें कम से कम एक दफ़ा तो मुझे याद है हल्की बारिश हुई और मुझे कम से कम 7 घंटे लगे पहुंचते हुए। यानी इतना फासला है नहीं और मुझे इतना टाइम लगा, 7 घंटे। आप ये सोचें तो इस किस्म के हालात होते हैं कराची में। वहाँ पे भी निकासी का सिस्टम फरियाद ही कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत खराब है। जी, इन मुश्किलात में हम अब्र रहमत की बात कर रहे हैं। ऑल दो कि अब्र रहमत अब्र जहमत बन जाती है बहुत सारी सिटीज़ में, लेकिन मैं एक्साइटमेंट लेवल की अगर बात करूँ तो कराची वाले तो बहुत खुश हैं। और घर में बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, बूढ़े हों, सबका एक्साइटमेंट लेवल एक जैसा है। चलिए जी, लाहौर में मौसम अच्छा हो जाए और ईद से पहले अगर बारिश हो जाए तो ईद हमारी अच्छी हो जाएगी। ईद की तैयारी अलबत्ता मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर ली होगी और घर में जानवर कुर्बानी का वो आ गया होगा और उस पर भी बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल डबल हो जाता है कि जी कुर्बानी का जानवर आ गया, महीना पहले ले आए, हफ्ता पहले ले आए। लेकिन काम बच्चे नहीं करते, काम घर के बड़ों को करना होता है, सफाई सुथराई का। तो बेसिकली अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली होगी। बकरे शकरे की मैं बात कर रही हूँ। प्रोग्राम में आज के रनडाउन की अगर हम बात करें तो आज के रनडाउन में टॉप ऑफ द स्टोरीज में आपको सबसे पहले बताते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इनहराफ कोई छोटी बात नहीं है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं और ये रिमार्क्स काफ़ी सख्त दिए हैं कि इनहराफ करना, किसी भी अपनी पार्टी की लॉयल्टी को डिसमिस करना या चैलेंज करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अगर अब आप लोग तैयारी कर कर ही मेरे पास आइएगा, क्योंकि आपको चैलेंज जो हम अदालत की जानिब से देंगे वो कुछ छोटा चैलेंज नहीं होगा। तो ये इनहराफ जो आपने किया, इसके बाद मैं इसको पहले ही कैंसर करार दे चुका हूँ। तो ये जो बीमारी हम देख रहे हैं कि हमारे सियासत में फैलती चली जा रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट अब क्या, चीफ जस्टिस क्या रिमार्क्स मजीद देते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। आगे बढ़े तो आपको आज अब्दुल रऊफ साहब नहीं है, इस खबर पे मुझे फिर अब्दुल रऊफ साहब की याद आ रही है। ये ट्रेलर जारी हुआ है हरमीत, जिसको आज हम अपने शो में इस रनडाउन में सेगमेंट में दिखाएंगे भी, टिकट टू पैराडाइज। वो जाहिर बात है, आपकी बात रोज है कि रऊफ साहब होते हैं तो फिल्म वैसे भी उसका सब्जेक्ट है और फिल्म के हवाले से वो गुफ्तगू करते हैं, बड़े मजे की गुफ्तगू होती है उनकी। तो आज वाकई में जब ट्रेलर की बात आई तो मैं भी मिस कर रहा हूँ कि पाजी होते तो बड़ा अच्छा होता। वी मिस यू अब्दुल रऊफ साहब। और दूसरी बात ये कि एक तो कोई जगह का नाम ले लो तो वो माशाल्लाह उन्होंने जरूर देखी होती है, किसी मूवी का नाम ले लो तो वो मूवी भी उनको उसकी पूरी हिस्ट्री पता होती है। तो ही इज बेसिकली अ स्कूल फॉर ऑल ऑफ अस। तो हम काफी उन्हें आज मिस कर रहे हैं। ऑल्दो टिकट टू पैराडाइज का हम आपको दिखाएंगे ट्रेलर और वो भी आज के रनडाउन का हिस्सा होगा। इसके अलावा बड़ी अच्छी खबर है, हमेशा हमारे प्रोग्राम में मैंने नोटिस किया है कि हमारी प्रोडक्शन टीम भी और हम भी पूरे सेगमेंट में एक आधी खबर ऐसी होती है जो कि अप्रिसिएशन होती है, जो कि आपको बताना जरूरी भी होता है, और खास तौर पर वुमेन एम्पावरमेंट की, क्योंकि हमारी प्रोड्यूसर भी खातून है और देखें हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये बलोचिस्तान की पहली खातून जो है वो SHO हुई हैं और उनको ये ओहदा मिला है और वो काफ़ी खुश हैं। और अगर हम बलूचिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे लिए ज़्यादा हैरान कुन बात है
क्योंकि हम बलूचिस्तान की ख़वातीन से और वहाँ पर अब चूंकि वो ज़्यादा हो गई हैं, ज़्यादा आप एम्पावर भी हो गई हैं, ज़्यादा बाहर भी निकल रही हैं, काम भी कर रही हैं, एक्सपोजर भी ज़्यादा हो गया है। हाँ, कंपैरेटिवली वैसे सुहा पहला स्टेप लेना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, और अगर आप स्टेप ले लेते हैं तो उसके बाद फिर एक लड़ी लग जाती है। मुझे आज भी याद है कि हम जब अपने गांव जाया करते तो एक ही खातून हुआ करती थी बचपन में, वो लड़कपन के ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो हम बड़े ऐसे देखते थे कि अच्छा खातून पुलिस वाली है, मतलब इस हमारे बड़ी हैरानगी होती थी हमारे इलाके में, तो इस तरह, क्योंकि पठानों का इलाका है वो भी। लेकिन अब बलूचिस्तान की बात आपने की तो ये एक स्टेप है और मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो नई लड़की होती है उनके लिए मशले राह बनती है और वो एक लड़ी लग जाती है। फिर उसके बाद फिर ख़वातीन का जो है एक इदारे में आना, ये मेरे ख्याल में उसके बाद फिर मज़ीद ख़वातीन का आना तो उस इदारे के लिए भी अच्छा होता है और आवाम के लिए भी अच्छा होता है। और सोबिया खानन साहिबा का नाम है, जो कि पहली बलूचिस्तान की SHO हुई हैं और काफ़ी खुश भी हैं, और इनसे मुलाकात भी आपकी करवाएंगे, मतलब इनके बारे में इंशाल्लाह आपको बताएंगे, उनसे मुलाकात होगी हमारी आज। और इसके अलावा सर हम बात करेंगे, चूँकि क़ुरबानी है, ईद क़ुरबा है, ईसार का जज्बा लिए, क़ुरबानी का जज्बा लिए, सब्र का मुजाहरा करना, ये कुछ अहम पैगामात हैं जो किसी भी त्यौहार पर हमारे, अगर इस्लाम की बात की जाए तो हमें मिलते हैं। लेकिन अमली ज़िंदगी में इसका कितना मुजाहरा हम करते हैं, ये आज भी एक क्वेश्चन मार्क है। हरमीत, आप, मैं, हमें जो लोग देख रहे हैं, अगर आज के सब्जेक्ट की बात करें तो सब ये चीज़ फील करेंगे कि हमारे अंदर ये अंसर नापैद हो गया है। मैं बात कर रही हूँ सब्र की, मैं बात कर रही हूँ बर्दाश्त की। हमें कोई कुछ कह दे हरमीत, हम तो वही खड़े खड़े उसको सुना ना दे जब तक, तो हमें लगता है कि हम पूरे ही नहीं हुए, हमें लगता है कि हमने अपना हक अदा नहीं ना किया। कर दे तो हमसे वो नहीं है। मतलब आप देखें ना कि वो चीज़ें जो है हमारे माशरे में कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। किसी की बात को एक्सेप्ट करना या समझना या सुनना, बहुत सी चीज़ों से हम कासिर रहते हैं और सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये बड़ी बात है कि किसी और को सुनना भी गवारा नहीं है हमें, तो यही वजह है कि बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। ये अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है। इनफरादी तौर पर हमें क्या करना चाहिए और अपने आप को किस तरह से बेहतर करना चाहिए, इसको आज के रनडाउन में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बारिशों की सर हमने शुरू में भी बात की हरमीत, लेकिन आखिर में हमने अब्र रहमत की जब बात की है तो हमने कहा है बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, और ये बारिश जो है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती, हर किसी का एक्साइटमेंट लेवल वो नहीं होता, किसी के लिए ये अब्र रहमत भी बन जाती है। पाकिस्तान में चूँकि बारिशें हो रही हैं मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सिटीज़ में आप देख रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में 11 से ज़ायद हलाकतें भी हुई हैं। इससे मकान कच्चे होते हैं, छतें गिर जाती हैं, या सैलाबी रेले जो हैं वो आपको काफ़ी इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है वो ये हलाकतें जो हुई हैं, इस पर क्या प्रिकॉशन है डिज़ास्टर मैनेजमेंट और हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो उन्होंने क्या तैयारी की हुई है। हमेशा बहुत पहले ही कहा जाता है कि बारिशें आएंगी, सैलाब आएगा, तैयारी करनी है और करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं उसका रिजल्ट। ऑल्दो हम इन सब चीज़ों को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे ग्रेजुअली। अब चलते हैं हमने डेली डोज की तरफ। तो आज का डेली डोज जो है उसमें टॉप ऑफ द डेली डोज हम आपको बताएंगे कि नायाब आम, वैसे तो बड़ी किस्में हैं आम की और उसमें से मेरे ख्याल से फिंगर टिप पे आपको याद भी होंगे हरमीत, लेकिन ये कुछ ऐसे नायाब किस्म के आम है कि उसकी हिफाजत के लिए कुत्ते और गार्ड्स रखे गए हैं। क्या बात है जी। अच्छा जी, कुत्ते और अच्छा, ये मतलब नई सिक्योरिटी आ गई है। लेकिन वैसे आम है इतने मीठे, इतने लजीज होते हैं कि दिल करता है कि हाँ बहुत हो। गालिब जैसे फरमाते हैं ना कि आम ज्यादा और मीठे हो, तो मुझे वैसे इसमें जो सफ़ेद चौंसा है मुझे ज़्यादा पसंद है, और बहुत ज़्यादा मेरी आदत है रूटीन में कि बहुत ज़्यादा जब भी मिल जाए, और जहाँ पे मुझे कोई दरिया मिल जाए, खासकर हम जब स्वात में होते थे तो वहाँ से दरिया के किनारे हम उसको ठंडा यख करके इसको काट के ना फिर आराम से, काटते तो नहीं थे, वैसे ही एवे खा लेते, तो उसका मज़ा ही कुछ हो रहा था कि आप खाते खाते आपका ये मुंह भी पूरा बाहर से भी चेंज सारी गंदी हो जाए, उसका मज़ा अलग आता है। और फिर डुबकी लगा दी दरिया में, तो ये है कि आम खाएं तो तमीज से खाएं। ये तो आम को दरअसल कहा जाता है एक बदतमीज फल है, आपको ऐसा लगता है कि आप तमीज से जितनी मर्जी कोशिश करें आप नहीं खा सकते। लेकिन जो खास किस्म के आम आपको दिखा रहे हैं, बेसिकली भारत से ताल्लुक है इस शहरी का, जो कि कहते हैं कि खास किस्म के नायाब किस्म का आम इसलिए क्योंकि वैसे जापान से लेकर आया था, और मियास्की आम्बो, मतलब इसको नाम दिया हुआ है मियास्की। और इसके अलावा जो इसकी सिक्योरिटी पर तैनात हैं वो माशाल्लाह जी कोई 6 गार्ड हैं, और उसके अलावा 3 कुत्ते हैं जो इसकी हिफाजत करते हैं, क्योंकि ये नायाब किस्म के आम है। देखने में देखें तो आम का ये रंग भी बड़ा मुख्तलिफ है। यस, पर्पल।
तो ये अच्छा सिर्फ ये टेस्ट, हमने सिर्फ ये बैंगन देखने पर्पल में देखा है, लेकिन मुख्तलिफ हम नहीं है। आपको भी पर्पल देख रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ देखने में मुख्तलिफ टेस्ट नहीं तो जाहिर बात है, है, इसका आम टेस्ट भी बहुत मुख्तलिफ है। और ये आज से कोई कई साल पहले जब ये शहरी जो है, जो भारतीय शहरी है, वो वहाँ गया तो ये किस्म लेकर आया वहाँ से। फिर उसने कई साल पहले कोई मतलब नशोनुमा शुरू की, प्रोडक्शन शुरू की, और उसके बाद उसकी हिफाजत के लिए दिन रात जब अपनी डिवोशन से काम करते हैं तो फिर उसकी हिफाजत के लिए 6 गार्ड और 2-3 कुत्ते रखना कोई मामूली सी बात है। लेकिन वो ये कहते हैं कि शहरी चोरी करने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, मेरे आम चुराने के लिए आते हैं, इसलिए मैंने ये स्टेप लिया। हरमीत, तो आप देखें ना कि हम ये ऐसे ही होता है, देहात में भी, आप गांव में या जहाँ पे ज़्यादा फॉर्म हो वहाँ पे ऐसे ही होता है। हम भी ऐसे ही करते थे जब कॉलेज के ज़माने में ना, कोई बाग देख लेते थे आड़ूओं का, सेब का, तो हम भी घुस जाते थे निकालने के लिए कि भैया कुछ चीज़ मुफ्त से मिल जाएगी। तो ये एक वक्त ऐसा होता है कि शरारतें सूझने का, शरारतें करने का मज़ा भी होता है। तो ये आम को अगर आप देखें तो बड़ा नायाब आम है, और इसके लिए हम देखते हैं कि हर जगह पे कोई ना कोई सिक्योरिटी किसी न किसी तरीके से रखी होती है। लेकिन अब ये देखें कि उन्होंने बाकायदा इसके लिए कुत्ते पाल रखे हैं कि भैया आम चुराने बड़े महंगे पड़ेंगे आप सबको। एग्जैक्टली लेकिन ये खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। इट सीम्स टू बी लाइक अ फ्लावर, और कलर मुख्तलिफ है, किसी का येलोइश है, किसी का ऑरेंज है, किसी का पर्पल है। तो ये ख़ास नायाब के हैं, नायाब किस्म के आम है, तो उसकी हिफाजत तो बनती है बॉस। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं तो ये सुनकर परेशान नहीं होगी, मेरे घर में तो ना आप समझे कि ये फोबिया है। मेरी बहनें इतनी शदीद डरती हैं, किससे? आप भी सब डरते होंगे, छिपकली से। छिपकली जो है उसके बारे में अगली खबर है डेली डोज की। अब छिपकलियां भी जनाब शुगर की मरीज बनने लगी। सही बात, आपकी बात दुरुस्त है। आपको भी डर लगता है इतनी छिपकली से? अच्छा, अरे इतना ज्यादा नहीं लगता है। अच्छा जी, छिपकलियां जो शुगर की मरीज बनने लगी हैं, अब वजह हैरान कौन है। आपको वजह बताते हैं जनाब। वजह दरअसल ये है कि खास किस्म की छिपकलियां हैं जो कि देखने में काफी मोटी नजर आती हैं। हमाम ऐसी कोई जगह है जहाँ पर ये छिपकलियाँ ख़ास तौर पर पाई जाती हैं, और उस जगह पर लोग ख़ास तौर पर टिकट लेकर इनको देखने के लिए जाते हैं। और कहा जाता है कि इनके खून में जो है वो शुगर की मिकदार ज़्यादा है, इसीलिए इनको शुगर है। मतलब आप देखें कि हम अगर पाकिस्तान सोचे कोई मीठा मीठा ज़्यादा खा रही हैं इसलिए, पता नहीं। हालांकि आपको पता है क्या खाती हैं, मैं बताती हूँ आपको। वहाँ पर जो खास नस्ल की ये जो छिपकली है, जिनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ी मोटी होती हैं, इनको जो खास तौर पर सयाह होते हैं वो आते हैं इनको देखने के लिए, टिकट लेते हैं और जाते हैं। इनको रोटी खिलाते हैं, इनको ब्रेड खिलाते हैं, इनको मुख्तलिफ चीज़ें खिलाते हैं। और इस तरह की चीज़ें खाने की वजह से कहा जाता है कि उनके जो ब्लड है उसमें शुगर की क्वान्टिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा है दूसरे जानवरों से या दूसरी किस्म की छिपकलियों से। इसलिए जनाब इनको अब शुगर होना शुरू हो गई है। तो ये वो जो सयाह लेकर आते हैं ना, इनके लिए डबल रोटी, और मेरे ख्याल में ख्याल रखना होगा टूरिस्ट को भी कि भाई शुगर फ्री चीज़ें इनको खिलाएं, भाई बीमार हो जाएंगी, किडनी पेशेंट बन जाएगी, क्योंकि शुगर के बाद सीधा गुर्दों पे ही असर होता है। हाँ लेकिन देखिए हम कहते आपसे वाहिद एक ऐसी ऐसी मखलूक है जिसको देखकर आपको ना बिला वजह ही बड़ी सी फीलिंग आती है कि ओ माय गॉड। लड़कियां तो खास तौर पे बहुत डरती हैं और छिपकली से। लेकिन यहाँ पर देखिए, अच्छा मुझे लगता है कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी ऐसी जगह की, किसी म्यूजियम की बात करें ख़ास तौर पर, तो वहाँ पर ये चीज़ें नायाब मखलूक के तौर पर रखी जाती हैं, ऐसी जगह पर रखी जाती है जहाँ पर लोग इसे बाकायदा तौर पर टिकट लेकर देखने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी जनाब यही हाल है। और वैसे खबर भी बड़ी मुनफरिद सी है, जब मेरी नजर पड़ी तो मैं भी हैरान हुआ। जाहिर बात है कि शुगर हो ना, वैसे तो हम देखते थे घरों में आसपास ही मंडलाती रहती है, लेकिन शुगर होना एक अलग से खबर है ना, कि इंसानों के बाद भैया छिपकली भी शुगर की मरीज। लेकिन आपको पता है शुगर का इलाज कोई नहीं हरमीत, और इसी वजह से जो इंटरनेशनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन तमाम जानवरों को देखती हैं, वो ये कहती है कि अब इनके मादूम होने का ख़तरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। क्योंकि ज़ाहिर बात है शुगर की अगर पेशेंट्स ये छिपकलियाँ होना शुरू हो जाएंगी तो फिर ज़ाहिर बात है शुगर का ऐसा कोई इलाज नहीं है। अगर अब अपने हम इर्द गिर्द देखें तो शुगर से बात हो रही है, डायबिटीज़ की बात हो रही है, तो अगर हम भी अपने खित्ते में ख़ास तौर पर देखें तो पहले आपने हरमीत सुना होगा हर दूसरे तीसरे बंदे को ब्लड प्रेशर हुआ करता था, और हम कहते थे ब्लड प्रेशर एक आम बीमारी है। लेकिन अब आप यकीन करिए, सुनने में आता है कि हर किसी दूसरे और तीसरे बंदे को डायबिटीज हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले और सोहा हम देख रहे हैं कि तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि खासकर नौजवानों में भी ये तादाद अब बढ़ती जा रही है। पहले तो हम सोचते थे कि एज वाइज है, लेकिन हम यंग लड़के जिनसे पूछो तो भैया कहते हैं भैया हमें तो शुगर है। हाँ, तो बस ये आप एहतियात करें, और ख़ासतौर पे अगर जीन से ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है, चले वो तो होती है, लेकिन हमारी अपनी कोताहियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हम लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत सारी लेनी है, मीठा बड़े शौक से खाना है, तो अगर अभी से एहतियात करेंगे तो फिर आगे इससे बच सकेंगे। ऑल्दो
आगे बढ़ते हैं। आगे खबर हमारे पास डेली डॉज में ये है कि माहौल दोस्ती का पैगाम लेकर मुल्क भर का सफ़र करने वाले ये साइकिलिस्ट हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। और सर अब आप इस वक्त जो हालात है ना हरमीत, मेरे ख्याल से माहौल दोस्ती तो चले दूर की बात है, अपने आप से दोस्ती की तो ऑप्शन है हमारे पास। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि माहौल मैं वही सोच रहा हूँ ना कि पेट्रोल के बाद, पेट्रोल की कीमतों के बाद और फिर माहौल दोस्त के हवाले से अगर आप देखें ना, एनवायरमेंटल चेंजेस तो है ही हैं, उसमें कोई शक नहीं है और हम उससे ज़्यादा मुतासर हैं। लेकिन फिर पेट्रोल की देखें तो भैया हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया कि जिससे आप हेल्दी भी रह सकते हैं और एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होगा और आपके पैसे भी जो है उसको भी बचत होगी, तो साइकिल ही हमारे पास। अच्छा, आपको पता है हरमीत, मुझे लगता है कि माहौल दोस्ती तो चले बात की बात है, ये फिलहाल अपने आप से दोस्ती की एक जिंदा में कि आपने बचत भी करनी है और आपने सफ़र भी करना है, आपने अपनी ख्वाहिशात को मारना भी नहीं है। तो ये शहरी जनाब जो साइकिलिस्ट है ये लाहौर से पाकिस्तान का सफ़र करते हुए अभी फ़िलहाल कश्मीर पहुँच रहे हैं। और नॉर्दर्न एरियाज़ का आपने आजकल अगर ट्रैवल करना है और आप पर ईद पे प्लान कर रहे हैं तो मेरे घर में तो बार बार यही चीज़ सुनने में मिलती है, देख लें अगर नॉर्दर्न एरियाज़ जाना है तो पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये सजेशन अब हम सबको एक दूसरे को देनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन आ गया। ऑप्शन आ गया, साइकिल कोई रैली निकालते हैं। अच्छा कि देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। अच्छा, ट्रैवलिंग का एक अपना ही कहा जाता है कि सफ़र से बेहतर कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती। आप जितना सफ़र में सीखते हैं आप किसी चीज़ में नहीं सीखते। अगर आप आम तौर पर ट्रैवल कर रहे हो और राइट लेफ्ट जो बोर्ड्स लगे होते हैं आप उनको ही पढ़ते चले जाएं तो आपको कुछ ना कुछ नया सुनने और देखने को मिलता जाता है। लेकिन ये शहरी जो है जिन जिन रास्तों से गुजरे हैं। अच्छा, एक और बात हरमीत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, खासतौर पर इस तरह के जो टूरिस्ट होते हैं ना जो लाहौर से जाए बाइक पर या फिर साइकिल पर, वहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं, वो बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। अब देखिए अगर हम देख रहे हैं तो वो ट्रैफिक वार्डन जो ये बिल्कुल हाँ, और ट्रैफिक वार्डन के साथ साथ लोग भी उसको हाय हेलो कर रहे हैं, मतलब ये बड़ी बात है। और ज़्यादातर गांव या देहात या इन खूबसूरत इलाकों में लोग तो वैसे भी आदी होते हैं, लेकिन जब इस तरह मुनफरिद तरीके से आप टूरिस्ट जाता है और मुनफरिद तरीके से वो अपना टूर कंप्लीट करता है तो जाहिर बात है उसको वार्मली वेलकम किया जाता है। आपकी बात दुरुस्त है ये। और लेकिन ये बात है कि आप जब चलते हैं, गुजरते हैं मुख्तलिफ शाहराहों से, मुख्तलिफ गली कूचों से, मुख्तलिफ देहातों से, मुख्तलिफ शहरों से, तो आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत चीज़ें जो हैं आप सीख लेते हैं। बहुत सारे लोगों का रवैया जो है आपको समझ आ जाता है कि भैया फलां शहर में कैसे क्या करना है, किस ढंग से बोलना है। तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आपको बहुत नॉलेज मिल जाती है और जब आप फिर दोबारा आपकी जो गुफ्तगू है वो भी काफ़ी मयारी हो जाती है क्योंकि आपको सीखने का बहुत कुछ मिल जाता है। देखिए यार, ज़ुबान ज़द-ए-आम कुछ कौल भी है ना जो कि हम कोट भी करते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में कि अगर आपने किसी इंसान को जानना है तो उसके साथ सफ़र करें, और अगर आपने इंसानों को जानना है तो सफ़र में जिस तरह के लोग आपको ग्रेजुअली मिलते चले जाते हैं, मुख्तलिफ रवैयों को देखना, मुख्तलिफ कल्चर को देखना, क्योंकि ज़रा सी प्रेमिसेस चेंज होती हैं, ज़रा सी हद चेंज होती है। आप लाहौर से अगर बाहर निकल कर गुजरावाला साइड पर चले जाएँ, शेखुपुरा चले जाएँ और मोटरवे क्रॉस करके इस्लामाबाद से आगे आगे जाना शुरू करें तो जैसे ही एक शहर की हद ख़त्म होती है कल्चर डायरेक्टली चेंज हो जाता है। मुख्तलिफ जुबान में चेंज आ जाती है, लग़त पे चेंज आ जाती है, जुबानें चेंज हो जाती हैं। आप देखें ना कि लाहौर की पंजाबी से हट के आप गुजरावाला जाएंगे तो आपको एक अलग सी पंजाबी हल्की फुल्का जो टच है वो मिलेगा। फैसलाबाद जाएंगी तो अलग से टच होगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की पिशावर की पश्तो अलग, तो सवात की पश्तो अलग, शांगला उससे अलग। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आपको तब मिलती हैं जब आप सफ़र करते हैं और मुख्तलिफ शहरों से आपका गुजरान होता है। बस ऐसे ही है, जब हम भी सफ़र का प्लान कर लेते हैं फिर, लेकिन अभी सफ़र कर आपको ले जाते हैं हम KPK, यानी हम एक ऐसी गली में आज आपको लेके जाएंगे जो खुशबुओं की गली कहलाती है। कहा यह जाता है और साइंस ने अब तक तो तहकीक की है, उसके मुताबिक अगर आपका मूड ख़राब हो ना हरमीत और आप अच्छी सी खुशबू स्नफ़ कर लें तो यकीन करें आपका मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन खुशबू अच्छी होनी चाहिए। अब जी पेशावर में यानी KPK में ये एक गली है जिसको इत्र की दुकानों की गली कहा जाता है और यहाँ पर इतने किस्म के इत्र हैं, अरेबियन हैं, टर्किश हैं, पेरिस को मंसूब किया जाता है इस तरह की खुशबुओं से। तो ये यहाँ पर हर किस्म की, हर नौयत का और हर फ्रूट्स की अगर बात की जाए और अगर फलों की बात की जाए, जड़ी बूटियों की बात की जाए, किसी भी यू नेम इट, और वहाँ पर ये इत्र आपको मिल जाएगा। हाँ, वैसे भी आपकी बात दुरुस्त है कि इत्र हो या खुशबू हो बहुत असर, लेकिन अगर इस मार्केट की बात करूँ इसमें मैं गया भी हूँ। अच्छा। और यकीन माने जब आप वैसे उस गली से भी आप गुजरती हैं या गुजरते हैं तो वो खुशबू, मुख्तलिफ किस्म की खुशबुएँ जो है वो आपको महसूस होती हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि आप वहाँ से गुजरते हैं। और आपकी बात दुरुस्त है कि मुख्तलिफ अक़साम के ये मुख्तलिफ शेप में आपको जो है अतर है और वो दुनिया के मुख्तलिफ कंट्री से वो आपको मिलेंगी।
हाँ, ये है कि जेब भर के लेके जाना होगा। महंगे थोड़ी सी मिल जाती हैं, लेकिन ये है कि खुशबुएं बड़ी कमाल की होती हैं इसकी। अच्छा, एक और बात बड़ी होती है हरमीत कि आपको ना ज़्यादातर बहुत महंगे महंगे परफ्यूम्स भी हैं, 2-3 नेम तो हमें भी आते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, जो यहाँ से नहीं मिलते। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात इस मार्केट की ये भी है, जो मेरे जानने वाले वहाँ पहुँचे हैं, कि आपको अच्छा रेप्लिका भी बना के दे देते हैं। मतलब एक तो आपको परफ्यूम फॉर्म में मिलता है, एक आपको इतर फॉर्म में मिल जाता है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको कोई खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है और आजकल आपकी कुव्वत ख़रीद जो है उससे बाहर निकल गई है आराम से पतली गली लेके, तो आप उसी पतली गली से वापस इस गली में आए और उसी का रेप्लिका अच्छे से बनवाएं और उसको इतर के तौर पर इस्तेमाल करें। तो ये लोग काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ जाते हैं और पूरे पाकिस्तान में मशहूर है ये गली, और बड़े बड़े यहाँ पर दुकानदार इस तरह से बैठे हुए हैं। ऑल्दो हम ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन आने से पहले एक खबर जो है वो मैंने आप लोग को देनी थी। शहरोज़ काशिफ के बारे में हमने काफ़ी खबरें दी भी हैं आपको, और हम काफ़ी उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत सारी पाकिस्तान की चोटियों को सर करने के उनके सर पर जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है गुज़िश्ता रोज़ नागा पर्वत सर करने वाले नागा पर्वत उन्होंने सर किया। नौजवान शेरोज़ काशिफ जो है उनका अपने वालिदैन से रब्ता फ़िलहाल हरमीत मुनक़ता हो गया और उनके वालिदैन काफ़ी परेशान हैं। सर्च ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ किया गया है। वैसे तो वो इस चीज़ के खिलाड़ी हैं, एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी चोटियाँ अगर इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए, नेशनल लेवल की बात की जाए तो उन्होंने सर की हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। लेकिन कुदरती चीज़ें हैं, कुदरती आफात हैं, उनसे कोई इस तरह से लड़ नहीं सकता, कोई उनसे फ़ाइट नहीं कर सकता। तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और वो खैर व आफियत वापस आ जाए। उनके वालिदैन इस वक्त काफ़ी परेशान हैं हरमीत। सोहा, परेशानी की बात बनती भी है, और ना सिर्फ वालिदैन बल्कि पूरा पाकिस्तान परेशान है। और हम देखें, हमने एक ऐसा नायाब हीरा इससे पहले भी खोया है जिसका सदमा आज भी हमारे पूरे पाकिस्तानियों को है। अली सतपारा साहब की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम इनका जिक्र करें तो ज़ाहिर बात है इस वक्त मौसम की जो सूरत हाल है, फिर हम गिलगित बल्तिस्तान या स्कर्दू या उन इलाकों का जब जिक्र करते हैं तो वहाँ पर मौसम का कोई भरोसा नहीं है। किस वक्त मौसम किस अपना जो रुख है वो किस पहाड़ी की ओर किस तरफ वो तब्दील कर लेते कोई पता नहीं चलता है। लेकिन हम ये कर सकते हैं, दुआ मारी है और अल्लाह उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह उनको जैसे वो गए उसी तरह वो लौट आए, और जिस तरह उनकी ख्वाहिश है, जिस तरह वो काम कर रहे हैं मुल्क की खातिर, मुल्क का नाम रोशन करने के लिए मुख्तलिफ उन्होंने पहाड़ियाँ सर की है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास तो यही है कि हम उनके लिए, पूरी कौम को दुआएं करनी चाहिए उनकी वापसी के लिए। बिल्कुल, उनके वालिदैन जो है वो अपील भी कर रहे हैं इन डिपार्टमेंट से जो कि ऑपरेशन करते हैं कि फ़ौरी तौर पर सुबह होते ही ये सर्च ऑपरेशन का जो बाकायदा आगाज़ किया जाए, ताकि फ़ौरी तौर पर हमें पता चल सके, क्योंकि ट्रैकिंग पे इस वक्त उनका कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई सुराग नहीं मिल रहा। और इसके अलावा मंगल को, मेरे ख्याल से गालिबन मंगल को उन्होंने नागा पर्वत सर की थी, और मंगल के बाद इट्स बीन लाइक 1 डे मोर, और एक दिन गुजर चुका है, आज का दिन भी शुरू हो गया है। तो बस जल्दी सर्च ऑपरेशन शुरू करें और इंशाल्लाह जो है शेरोज़ जल्द हमारे पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का फ़ख्र है और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र बंद करने की इस तरह के काम किए हैं जो पाकिस्तान की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। तो हमने एक छोटी सी यहाँ पर ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल की सियासत की अगर बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ टेपिंग पे ही हमारी सियासत चल रही है। अगर नून लीग की बात की जाए तो पे दर पे कुछ ऐसी टेप्स रिलीज़ की गई या लीक की गई, जिसके बाद हम देखते हैं कि डायनामिक्स सियासत के थोड़े चेंज हो गए हैं। लेकिन क्या सियासत, अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो किसे कहा जाता है? अगर हम पार्टी की बात करें और ये इस मूवमेंट की बात करें जो कि तहरीक अदम एतमाद के तौर पर चलाई गई और तख्ता उल्टा दिया गया इमरान खान की हुकूमत का, तो क्या हम देखते हैं कि अगर हम ज़ाती मुफाद को सिर्फ आगे तरजीह पर रखें और बालाए ताक रखें अपनी पार्टी से वफादारी को, या बालाए ताक रखें किसी भी किस्म की ज़मीर को जो आपको बताएगा या मलामत कर सकता है कि भी आप पार्टी से वफादारी कैसे नहीं कर सकते, जिनकी टिकट लेकर आप दूर से इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट करके असेंबली तक पहुंचते हैं। तो फिर जिस असेंबली ने अगर आपकी पार्टी ने बाइकआउट कर दिया उस इजलास का जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो आप कैसे पार्टी के मेंबर रह सकते हैं? इस सारे सूरत हाल पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये तो ऐसा कैंसर है, क्योंकि इनहराफ करना कोई छोटी बात नहीं है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार है, सीनियर एनालिस्ट हैं, गहरी नज़र रखते हैं तमाम तर सूरत हाल पर। ज़ैगम साहब, कहिएगा आप क्या कहते हैं कि कुछ छोटी बात नहीं है इनहराफ? ये ऑलरेडी चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं कि ये कैंसर है। अगर पार्टी यही आपको ऑन नहीं कर रही, पार्टी से आपने टिकट ली, इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, आप असेंबली में पहुंचे, अगर पार्टी ही आपको पार्टी से निकाल रही है तो फिर कैसे आपका वोट कंसीडर किया जा सकता है? किस तरह से आप खड़े हो सकते हैं उस पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए?
देखिए, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसकी 2 तरह की वफ़ादारियाँ होती हैं। हम्म। एक वफ़ादारी उसकी पार्टी के साथ होती है, जिसकी उसने टिकट ली होती है या जीतने के बाद उसको जॉइन किया होता है। ये ज़हन में रखिए, बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं, जो जीतते पहले हैं और पार्टी को बाद में जॉइन करते हैं। हम्म। मिसाल के तौर पर जो 20 बिल्कुल मेंबर जी। अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं दोबारा पंजाब में, उसमें 10 लोग खुद से मुंतखब होकर आए थे, फिर बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने पीटीआई को जॉइन किया था। तो उनकी एक वफ़ादारी पार्टी के साथ होती है, लेकिन दूसरी वफ़ादारी उनकी अवाम के साथ भी होती है, अपने इलेक्टोरेट के साथ भी होती है। अब इन 2 वफ़ादारियों का तवाज़ुन रखना, ऐसे हालात हो सकते हैं जिसमें वो पार्टी को डिच करें, ऐसा मौका हो सकता है। अब इस मसले को, ये ऐसा मसला नहीं है जिस पे सिर्फ अदलिया ने गुफ्तगू की हो। हमारे जो आइन साज हैं, जो आइन बनाने वाले हैं, जिनका ये हक होता है कि वो कानून बनाएं और ये फैसला करें कि क्या सही या गलत है, उन्होंने इसको डिस्कस किया और पाकिस्तान के आइन में ये चीज़ रखी। इसको डिफेक्शन क्लॉज कहते हैं, जो आइन का आर्टिकल 63A है। वो ये बताता है कि कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिसके नतीजे में ये समझा जा सकता है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पार्टी से डिफेक्ट कर चुका है, अपनी पार्टी से वो दगाबाजी कर चुका है या पार्टी को छोड़ चुका है। दगाबाजी शायद सख्त लफ्ज होगा, क्योंकि ऐसे हालात भी तो हो सकते हैं ना, जिसमें ज़मीर के तहत कोई मेंबर जो है वो अपनी पार्टी के खिलाफ कोई फैसला लेता है जी। और आइन में फिर उसकी सजा भी रख दी गई कि ठीक है, आपने ये फैसला कर बिल्कुल लिया कि अब आप पार्टी के साथ नहीं चल सकते, आप ये समझते हैं कि यहाँ पे ये वाली वोटिंग जो हो रही है ये कौमी मफाद में है, तो आप वोट डाल दीजिए, लेकिन फिर आपको ये सजा मिलेगी कि आपको पार्टी छोड़नी पड़ेगी। अब अदालत ने जिस तरह उसको तशरीह की है, आप जो जितने सीनियर कानूनदान हैं उसको उनको अगर पूछें तो अदलिया जो है वो उस लेवल पर गई है जहां पे इसको एक नई कानून साजी कहा जा सकता है। ये तशरीह से बढ़कर है, क्योंकि सजा अगर आइन में रखी गई थी तो इसका मतलब यह है कि उनको वोट डालने की इजाजत भी दी गई थी, वरना इजाजत ही ना दी जाती। उसमें तरमीम का हक जो था वो पाकिस्तान की असम्बली का था, लेकिन अदलिया ने यह मुनासिब समझा कि खुद उन्होंने ये फैसला किया जो आइन की तरमीम के बराबर है। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, लेकिन इसकी सजा मुकर्रर करने का हक किसको है? वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को है। जी हरमीत। अच्छा जेगम साहब, इसी के साथ साथ अगर हम देखें, कल खान साहब दोबारा आए और उन्होंने दोबारा जो खिताब किया आपके सामने भी देखा होगा, और उसमें ये बात उन्होंने दोबारा ये बात की कि मुझे अगर दीवार से लगाया गया तो सारी चीज़ें जो है, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सामने कौम के सामने रखूँगा। ऐसी क्या चीज़ें मज़ीद हो सकती हैं? ऑलरेडी रिजीम चेंज के हवाले से भी आपको याद है कि 27 मार्च को उन्होंने ख़त ले रहा है, फिर उसके एक बयानिया भी बना। अब मज़ीद क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके हवाले से खान साहब ये भी कहते हैं कि मुझे थ्रेट्स हैं, लाइव के थ्रेट्स हैं, मारने के थ्रेट्स हैं, तो ये थ्रेट्स कहाँ से हो सकती है सर? देखिए, थ्रेट्स का तो उन्होंने बताया नहीं है कि उनको थ्रेट्स कहाँ से है, उनको बता देना चाहिए ताकि जो थ्रेट्स हैं उनके लिए इक़दामात किए जा सके। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ करे। वो एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं और करोड़ों लोगों के नुमाइंदे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, इसलिए हुकूमत को उनको बताना चाहिए। मेरी नज़र में तो उनको कोई थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान के सियासतदानों को जहाँ से थ्रेट होता है वहाँ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी सियासतदानों को मजहबी इंतहा पसंदों ने अभी तक कत्ल किया है पिछले कई सालों में, इसके अलावा किसी ने नहीं मारा। तो मजहबी इंतहा पसंद तो उनसे खुश हैं, तालिबान तो उनके जाने पर नाखुश हैं। अफगान तालिबान के लीडर्स का भी बयान आया, टीटीपी के लोग भी नाखुश हैं। तो मेरी नज़र में तो कोई खतरा नहीं, उनको खतरा है तो बता देना चाहिए, हम भी उनके हक में जो है वो आवाज़ उठाएं। दूसरी बात, जो वो थ्रेट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं और क्या कर सकते हैं? थ्रेट ये उन लोगों को दे रहे हैं जिनको ये न्यूट्रल कहते हैं और जिनको ये कहते हैं कि उन्हें न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, कि उनकी राय में वो हक के नुमाइंदे हैं, बाकी सब बातिल हैं और किसी को न्यूट्रल होने का हक नहीं। जो पाकिस्तान के रियासती अदारे हैं उनको भी न्यूट्रल होने का हक नहीं, इसलिए वो उनके साथ खड़े हों, ये वो कह रहे हैं। और क्योंकि वो साथ खड़े नहीं हो रहे इसलिए उनको थ्रेट दे रहे हैं। देखिए हरमीत, अभी आप पाकिस्तान के आइन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के आइन की 3 क्लॉजेज हैं जो वाज़े तौर पर कहती हैं कि पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान की सरकार के मातहत हैं। वो ओथ लेती हैं कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगी। वो ओथ लेती हैं कि हुकूमती जो अहकाम उनको हुकूमत से मिलेंगे, चाहे वो अहकाम जंग लड़ने के हों, कुछ भी हो, वो उनकी पाबंद है। और वही आर्टिकल जो उसका तीसरा 243 ये भी कहता है कि एक ऐसा मामला है जिसमें
हुकूमत को इतना अख्तियार है कि इस अख्तियार को अदालत भी चैलेंज नहीं कर सकती। तो इमरान खान साहब जो डिमांड कर रहे हैं सिक्योरिटी के अदारों से, वो आइन से मुतसादिम है, एक गैर कानूनी और गैर आइनी डिमांड है। वो क्या बता सकते हैं? बहुत कुछ बता सकते हैं। वजीर आजम के पास बहुत कुछ होता है कहने को, बहुत से राजों का अमीन होता है, वो सिक्योरिटी के राजों का भी अमीन होता है, फॉरेन पॉलिसी के राजों का अमीन होता है, इंटरनल जो सिचुएशन है उसके राजों का भी अमीन होता है। लेकिन क्या किसी प्राइम मिनिस्टर को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कुछ कहना चाहिए? आज तक किसी ने नहीं कहा। जुल्फकार अली भुट्टो फांसी पे चढ़ गया, उसने कुछ नहीं कहा। नवाज शरीफ जेल में गया, जलावतनी में गया, नवाज शरीफ ने कौन से राज उगले हैं? कोई नहीं उगला। तो मेरी राय में इनको भी नहीं कोई राज उगलने चाहिए। उगलेंगे अगर तो इनको नुकसान होगा। और बहुत से ऐसे राज हैं जो उनके खिलाफ जाएंगे। 2018 में कैसे हुआ, 2014 में उनको कैसे सपोर्ट मिली, किस किस तरीके से उनको मदद फराहम की गई और किस किस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया गया। शायद ये वो बातें हैं जो उनको एक्सक्लूसिव मालूम है, लेकिन इनको बताने का उनको कोई फायदा तो नहीं होगा। और अगर उन्होंने इस तरह कुछ किया तो आई थिंक उनका फिर जो जवाबी जो वार होगा उसमें उनको काफी नुकसान होगा। ठीक है ज़हन साहब, ये कहिएगा जैसे आपने कहा कि हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि फॉर एग्जांपल अगर 20 उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो 10 की वफादारी जो है वो उनकी पार्टी से है या 10 की वफादारी पाकिस्तान से है। अभी जो तरीके अदम एतमाद चली और उसके बाद हमने जो सिनेरियो सियासत में डायनामिक्स चेंज होते हुए देखे, और अगर रिसेंटली टेपिंग की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई की साख इस लिहाज से मुतासर हुई है, या यूँ कहें कि पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया, या कुछ भी कह सकते हैं? तो ये जो आने वाले इलेक्शंस हैं इन्हें आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह से पीटीआई को मार्जिन मिल सकता है, या किस तरह से एक बार फिर से इल्जामात की बौछार कर दी जाएगी उनकी जानिब से? देखिए, पहली बात आपने जो तहरीक की पूछी जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उनकी हुकूमत वाज़ेह तौर पर इस वजह से ख़त्म हुई कि जिन सियासी जमातों ने उनके साथ इत्तेहाद करके उनकी हुकूमत बनवाई थी, इमरान खान खुद से हुकूमत नहीं बना सकते थे। कुछ पार्टियां थी जो उनके साथ मिली जिसके नतीजे में उनकी मखलूत हुकूमत बनी। उन्हीं पार्टियों ने जब अलग होने का फैसला किया तो उनकी हुकूमत गिर गई। ये जमहूरी दुनिया में, जमहूरी मुल्कों में एक नॉर्म है, हर रोज होता है। जब तक आपकी अपनी अक्सरियत ना हो तो हुकूमत आपकी गिर सकती है। इमरान खान का जो वावेला है मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। अब जो दूसरी बात है, बहुत अहम बात है जो आपने टेपों का पूछा। देखिए, टेपों के बारे में मेरी वो राय है, मैं जो एक जर्नलिस्ट की होनी चाहिए, क्या कोई भी चीज मेरे पास आई है, कोई टेप आई है, कोई एविडेंस आई है, उसको शेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, शेयर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसका एक सादा सा पैमाना है और जर्नलिज्म का पैमाना है पब्लिक इंटरेस्ट। क्या ये मामला अवाम के मफाद में है या नहीं है? मिसाल के तौर पर थैंक यू सो, ये तमाम तर सूरत हाल अवाम की फेवर में है या नहीं है, आईनी, कानूनी और अखलाकी तौर पर किस सूरत ये काबिल कबूल नहीं है कि इस तरह की टेप्स जो है वो बाहर आए और सियासत की तमाम तर सूरत हाल को इतने बुरे तरीके से चेंज करें। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये बाल हमेशा की तरह ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं जो कि आप बार बार ठीक करें लेकिन वो बार बार ख़राब हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंसिस्टेंसी से वो करते चले जाएं जो आप करना चाहते हैं। इसकी एक एग्जांपल आज हमारे पास एक शो में भी है। अब वो बहुत सारी ख़वातीन जो ये लेम एक्सक्यूज़ देती हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, या ख़वातीन को आज के मुआशरे में भी जहाँ पर अब मुझे ऐसा लगता है ख़वातीन को बाकायदा अच्छा मकाम दिया जाता है, वो अब हम देखते हैं कि उस तरह से ख़वातीन काम भी करती हैं हर फील्ड में और अपना नाम भी बनाती हैं। अब आपकी मुलाकात हम कराएंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा था कि खातून SHO, वो भी बलोचिस्तान से, सोबिया खान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सोबिया को आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे और खुशामदीद कह के हम उनसे मुलाकात आपकी कराएंगे, लेकिन थोड़ी सी देर बाद, क्योंकि उनके पास जाने से पहले एक ट्रेलर है जिसका जिक्र रनडाउन के आगाज़ में मैंने किया था, टिकट टू पैराडाइज। दैट इज़ रियली गुड। और ये मूवी जो है इसमें आप जो लीडिंग रोल देख रहे हैं, 6 साल बाद ये लीडिंग कपल जो है दोबारा से ऑन स्क्रीन आ रहा है और इंडोनेशिया के बड़े खूबसूरत से प्रोविंस है बाली। आपने सुना होगा हरमीत बाली के बारे में, लोग कहते हैं कि अगर आपने ट्रैवल करना है और इफ़ यू वांट टू सी हेवन ऑन अर्थ तो आपको बाली ज़रूर विजिट करना चाहिए। दे हैव सो मेनी गुड प्लेसेस टू विजिट और बड़ा खूबसूरत सा एक इन्वायरमेंट होता है, सी व्यू बहुत ज़बरदस्त सा है, वहाँ पर जजीरे बहुत बड़ी तादाद में है। तो ये बाली पर शूट हुआ इसका, और ये तलाक शुदा एक जोड़ा है जिसके गिर्द ये पूरी मूवी घूमती है। तो विजिट है, कभी प्लान है हरमीत बाली जाने का? नहीं, वैसे बाली में गया हूँ, बाली बड़ा खूबसूरत इलाका है और ख़ासकर वहाँ के जो बीचेस हैं
उसका मजहबी बड़ा फॉनर की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो भी वहाँ पे मौजूद होती है। और एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा वहाँ की अच्छी लगती है, वहाँ के खाने, और दोपहर का खाना जो है मुझे आज भी याद आता है। उनकी जो मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के राइस होते हैं और उसके साथ साथ तो वो चिकन जो है डिफरेंट तरीके से वो फ्राई करते हैं, उसका एक अलग टेस्ट होता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है। और एक और चीज़ जो मैंने देखी है कि बहुत सारी चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी, जो हम देखते हैं कि हम जब हमारा चक्कर अगर दुबई की तरफ जाता है, हम दुबई की तरफ जाते हैं तो दुबई में बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी पड़ती हैं। लेकिन बाली हो गया, आप थाई जाएं, या उसके साथ साथ ये जो इलाके हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बड़ी सस्ती जो है वो मिलती है। और खाने पीने और होटलिंग जो है वो इंतहाई मुनासिब रेट्स में आपको मिल जाती हैं। तो एक खूबसूरत इलाका है, और ख़ासकर वहाँ का जो समंदर है और वहाँ के जो जजीरे हैं वो बड़े खूबसूरत बने हुए हैं। लेकिन फिल्म में आपने देखा कि जो शूट किए गए, जो मुख्तलिफ हम ज़्यादा बीच उसमें दिखाए गए हैं, तो बड़े मज़े के हैं। और फिल्म है देखने की। और आपको पता है जब कैमरे की आंख किसी चीज आपके पास सिनेमा जाने का टाइम नहीं होता तो नेटफ्लिक्स आपके पास है और बहुत सारी चीज़ें उस पर भी आ जाती हैं। और आपको पता है जिस तरह से इसको फिल्माया गया है, इसको पिक्चर को देखा जाए तो वहाँ देखने के बाद ही आप कन्विंस हो जाते हैं कि आपने बाली ज़रूर विजिट करना है। सो ऑल्दो ये ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग था और अक्टूबर में ये फाइनली जो मूवी है वो रिलीज़ हो रही है, तो जाएँ और ज़रूर देखें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बेसिकली रनडाउन के आगाज़ में मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कि हमें अगर कोई कुछ कह दे, फॉर एग्जांपल किसी ने हमसे कोई बदतमीज़ी कर दी है, हमें कुछ कह दिया है, तो अपना मुकदमा फौरी लड़कर जब तक हम उसे अच्छी खासी सुना नहीं देते, हमें लगता है कि हमारा हक अदा नहीं हुआ। अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सुनते हम कम हैं और बोलते हम ज़्यादा हैं। और दूसरी बात ये कि किसी भी बात, चाहे वो एडवाइस की सूरत में हो या चाहे वो आपको तनकीद दे रहे हो या आपको फीडबैक मिल रहा हो, हम बर्दाश्त नहीं करते। तो एज ए इंडिविजुअल अगर हम कलेक्टिवली माशरे की बात करें तो चले वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन अगर एज ए इंडिविजुअल बात करें तो ये चीज़ हम में नापैद क्यों होती चली जा रही है, इस पर आज के प्रोग्राम में इस सेगमेंट पर डिटेल में बात करेंगे। और बात करने के लिए सूफिया सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। और मुझे हमेशा से एक्सप्लोर करना, ख़ासतौर पर माहिर नफ्सियात से बात करना और नफ्सियात के बारे में, इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने का बड़ा शौक रहा है। और आपको आज के प्रोग्राम में सूफिया खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपसे ना बड़ा सादा और टू द पॉइंट सवाल करती हूँ कि अगर हम आम पब्लिक को देखें तो बहुत कम होता है। अब सब्र को और बर्दाश्त को अगर हम कनेक्ट करें किसी ना किसी एंगल से तो ये कनेक्ट हो जाता है। हम सब्र का मुजाहरा नहीं करते अगर हमें कोई कुछ कह दे, वो डांट हो, वो फीडबैक हो, तनकीद हो या बाज़ू का तारीफ़ भी, तो हम इतना अदम बर्दाश्त की तरफ क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ना सब्र और बर्दाश्त में फ़र्क समझने की ज़रूरत है। सब्र का मतलब है कोई चीज़ वाक़या हमसे हमारे साथ हो गया, किसी का बुरा रवैया हो गया, सडनली कोई ऐसी बात हो गई जो हमें नापसंद है, और या कोई ऐसी बात है जो नुकसान है, उस पर हम खामोशी इख्तियार करें और अल्लाह से दुआ करें कि हमें सब्र अता करे और हम उस पर दिल गिरफ्तार ना हो और हम सब्र से चीज़ों को हैंडल करें। बर्दाश्त मतलब ये है कि हमारे साथ हो गए, हम हमारे साथ हो गया और हम रोना डाला हुआ है हमने, और हमारे किसी के साथ सामने शोर डाल रहे हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, ये बर्दाश्त है। हमें सब्र करना सिखाना चाहिए, बच्चों को भी बड़ों को भी सब्र करना सीखना चाहिए, ना कि बर्दाश्त करना। इसको फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। हम कहते हैं जी हम तो बहुत सब्र करें, हालांकि हम शोर डाला होता है, हमने रोना डाला होता है, ये बर्दाश्त है, सब्र नहीं है। और सब्र का अजर है कुरान पाक में, बर्दाश्त का नहीं। अच्छा, बड़ा आपने क्लियरली इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। हमें क्या सिखाना, आपने सिखाने की बात की, हमें क्या सिखाना चाहिए बच्चों को? बाजू का डांट डपट हो तो उसको बर्दाश्त ही करना पड़ता है, उस पर आप सब्र का मुकाबला इस तरह से नहीं कर सकते ना। बच्चों की ख़ास तौर पर बात की जाए, और आजकल के वालिदैन तो इतना ज़्यादा डांटते भी नहीं है बच्चों को, बल्कि आप यूँ कहें कि अगर मैं कहूँ कि बच्चे जो हैं वो बेसिकली इतना गुस्सा कर देते हैं या ऐसे रिएक्ट कर देते हैं बाजू का आगे से कि वालिदैन डरते हैं कि इन्हें कुछ नहीं कहना। तो हम इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करें ज़्यादा क्लियरली? अच्छा, एक बात ज़हन में रखें, बच्चे जब गुस्सा करते हैं ना तो इसका ताल्लुक पेरेंट्स से होता है। उन्होंने पेरेंट्स को उस तरह चीज़ों को डील करते हुए देखा होता है, उन्होंने वैसे ही करना है।
बच्चों को अगर पता हो कि कोई मसला हो गया है या कोई चीज़ ऐसी हो गई है तो पेरेंट्स हमारे बड़े अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं, तो बच्चे सीख लेते हैं कि हमने वैसे ही हैंडल करना है। लेकिन बच्चे पेरेंट जब एकदम हाइपर होंगे तो बच्चे भी एकदम से हाइपर ही होंगे। एक मैं हमेशा बात करती हूँ, अल्फाज का इस्तेमाल हमारे यहाँ बड़ा ही नामुनासिब होता है। अल्फाज हम बड़े रूडली इस्तेमाल करते हैं। अल्फाज का चुनाव बेहतरीन होगा तो गुस्से आने का एलिमेंट कम होता है। हम समटाइम गुस्से में इतनी बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि गुस्सा आने का बायस बनता है। बात इतनी नहीं होती, अल्फाज बड़े गलत हो जाते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। पेरेंट्स डांटते हैं, पेरेंट्स को समझाने का अंदाज़ बेहतर हो तो बच्चे बात मानते भी हैं और समझते भी हैं। वैसे भी आजकल एक ओवरऑल हमारे मुआशरे का सेटअप होता है ना, वो हमारे घर पे ऐसा अंदाज होता है ज़रूर। मुआशरे में बहुत ज़्यादा सेटअप ऐसा होगा कि अदम बर्दाश्त होगी, गैर यकीनी सूरत हाल है, हर कोई इंसान को आगे बढ़ने के शौक़ में वो शॉर्टकट्स भी ले रहा है, वो गलत फ़ैसले भी कर रहा है। तो वो इस गलत फ़ैसले लेने के चक्कर में सम टाइम जब वो गलत चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो गुस्सा करते हैं और फिर हाइपर हो जाते हैं। ये बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ हम देखते हैं बहुत सारे आजकल के नौजवानों में आपने देखा होगा कि जिस तरह आपने बड़े खूबसूरत तरीके से बर्दाश्त और सब्र को अलग अलग करके बड़े खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो नौजवान है वो हर चीज़ में बड़ी बेसब्री का मुजाहरा आजकल के नौजवानों में हम देखते हैं कि हर काम में वो कोशिश करते हैं कि भाई ये जितना जल्दी हो सके हो जाए। हम बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ तो बहुत सारे हमारे फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं उनको ये जल्दी होती है कि चाहे जैसे तैसे बस हमने एंकर ही बनना है, आगे कोई काम ही नहीं करना है। लेकिन बेसब्री जो है वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि उस के साथ साथ उनको बहुत सारे मुश्किलात जो हैं उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में ना आते हुए भी वो आ जाते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या ये डिजिटल मीडिया का आना है या मुकाबला इतना सख्त है कि इसकी वजह से हम बड़ी तेज़ जाना चाहते हैं आगे? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। एक तो मुकाबला बहुत ज़्यादा है, हर किसी को, हम फैंटेसी लाइफ में रहते हैं। हमें बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, हमें बड़े घर चाहिए, हमें बड़े हैवी मोबाइल्स चाहिए, हमें बड़ी भारी किस्म के चीज़ें चाहिए कि ये चीज़ भी हमारे पास है, ये चीज़ भी हमारे पास। हम एक रेस में लगे हुए हैं। उस रेस को पाने के लिए बच्चे जो हैं वो शॉर्टकट्स भी लेते हैं और शॉर्टकट्स का हमेशा आपको पता है कभी फ़ायदा नहीं होता। सब्ज़ी फ़ौरन उग जाती है, दरख्त बनने में टाइम लगता है, और जब हम दरख्त बनते हैं तो हम ज़्यादा देर पा कामयाब होते हैं। सब्ज़ी तो फ़ौरन उगती है और ख़त्म इस्तेमाल हो जाती है। आप कोई भी देख लें, अगर आप छोटी सी मैं आपको मिसाल दूँ, एक लड़का आया था चाय वाला, बड़ा फेमस हुआ, अचानक आया और छा गया, और आते छा कर उसने जी मुख्तलिफ शो स्टॉपर्स बना, बड़ा नाम हुआ उसका, और सडनली गॉन। उसके बाद आप बड़े बड़े एक्टर्स देखें, हुमायूं सईद है, अदनान सिद्दीकी साहब हैं, जो डिफरेंट हैं, आप देखें उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया, उनका एक नाम है। बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है, ख़ासतौर यंग जनरेशन को, कि तरक्की और देर पा तरक्की हमेशा स्लो होती है। सडनली नहीं छाना। वायरल होने का बहुत शौक़ है जी, वायरल हो जाए, एकदम से छा जाए, लोग कहें वाह वाह क्या बात है, कितने लाइक्स हैं। ये चीज़ें बेसब्री पैदा कर रही हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जिस चीज़ को जितनी जल्दी अरूज आता है उतनी जल्दी ज़वाल भी आ जाता है। लेकिन चलिए, हम अगर अदम बर्दाश्त की बात करें, बच्चों की बात तो हमने कर ली। अज़दवाजी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर अगर मियाँ बीवी की बात की जाए तो हमारे पाकिस्तान में तलाक की रेशो कंपैरेटिवली बहुत ऊपर जा चुकी है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह अदम बर्दाश्त भी है। अब ख़ातून को ये एफिलिएट किया जाता है कि ख़ातून में बर्दाश्त ज़्यादा होता है, सब्र ज़्यादा होता है, मर्द हज़रात रिएक्शन ज़्यादा जल्दी दे देते हैं, गुस्से के तेज़ होते हैं। तो ये बताइएगा कि इस रिश्ते को चलाने के लिए, ख़ासतौर पर मर्दों की काउंसलिंग के लिए कितना ज़रूरी है कि वो भी उस तरह से ही सब्र का मुजाहरा करें, क्योंकि आगे आपने बच्चों को भी वही चीज़ सिखानी होती है, अपने रिश्ते को भी आपने ऐसे ही बचाना होता है। सबसे पहले मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब भी आपने शादी, हमारे यहाँ जब शादी की बात होती है कि जी बच्चा बच्ची की शादी की, तो हम ये तो बात करते हैं कि जी कौन से ब्रांड से कपड़े लेने हैं, कहाँ से शॉपिंग करनी है, कहाँ शादी होनी है, कौन सा फोटोग्राफर होगा। लेकिन हम ये कभी ज़रूरत महसूस नहीं करते कि हम बच्चों को ये बताएं कि शादी का मतलब क्या है। शादी इज़ बेसिकली अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक सिंगल पर्सन है, आपके साथ एक और हस्ती जुड़ रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका काम है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, रिस्पॉन्सिबल बनाना ज़रूरी है। कुरान पाक की सूरह निसा पढ़ाने की ज़रूरत है। जो मियाँ बीवी की जिम्मेदारियाँ हैं उनको किस तरह लेकर हैंडल करना है, किस तरह लेकर चलना है। हमारी बीइंग इंडिविजुअल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियाँ, ये समझाने की ज़रूरत है। हम इस पर फोकस ही नहीं करते, हमारा अजीब सा फोकस होता है, और हम इतना बेतहाशा पैसा खर्च करके
उसको एक शादी को कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। एक बात ध्यान में रखें, जब भी आप मैरिटल रिश्ते में हैं तो खामोशी बेस्ट इलाज है। समटाइम मैं कहती हूँ कि मर्दों की ज़िंदगी कंपैरेटिवली ख़वातीन की थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया, मुकाबले की दुनिया में कदम रखा होता है और उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो बहुत लेट नाइट आते हैं, उनको एक घर में सुकून चाहिए होता है। जब घर वो आते हैं तो होता क्या है कि जी, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो उसमें आपस में इख्तलाफात है, वो चाहे माँ है चाहे वो बीवी है, वो मर्द एक घन चक्कर बन जाता है, बैलेंस नहीं कर पाता। मर्द को बैलेंस करना आना चाहिए। मर्द अगर बैलेंस करे तो बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन होती हैं। लड़की को भी बैलेंस करना चाहिए, उसको भी पता होना चाहिए कि जो उसका हस्बैंड है वो उस जो माँ है, जो उसकी बहन है, उसका पूरा हक है उसके ऊपर, और फिर वो उसका शौहर बना है। इस बात को अगर सोच समझ के लेकर चलें तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती है। खामोशी बहुत सारे मसाइल का हल है, ख़ासतौर पे शादीशुदा ज़िंदगी में। शुरू में एक दूसरे को एडजस्ट करने में, एक दूसरे को खामियों को कबूल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक्सेप्ट देम एज इट इज़, एज दे आर। अगर वो एक दूसरे को कबूल कर लेंगे जैसे वो हैं, तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ साथ अगर आप देखें आजकल के नौजवानों में एक और चीज़, जो ज़्यादातर बच्चे हैं, ख़ुदकुशी का रुझान भी बढ़ रहा है। अक्सर ये शिकवा होता है कि भाई वालिदैन ने डांट दिया, वालिद साहब ने बड़ी वो डांट दी तो उसके बाद बर्दाश्त ना हुआ, और बहुत बच्चे इसी वजह से भी वो ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी जो है वो गंवा देते हैं। क्या वजह है? क्या हम प्रैक्टिकल नहीं हैं, या हम पढ़ने की तरफ हम नहीं जा रहे हैं? जो चीज़ें हमें प्रैक्टिकली चीज़ें जो हैं वो हमें करनी चाहिए हैं, जिस चीज़ों का हमें सामना करना होता है वो हम कर नहीं पाते हैं, क्या वजूहात है यहाँ पे? अच्छा, एक बात जहन में रखिए, हमारे यहाँ ये जो सिस्टम है ना कि बच्चे को जो हमने 25-30 साल तक खुद पढ़ाना है, अच्छा बच्चे को रिस्पॉन्सिबल हमने बनाया ही नहीं। जब वो यूनिवर्सिटी शुरू करे, आजकल बच्चे ऑनलाइन से डिफरेंट जगह पे जॉब्स करके कमा सकते हैं। वो अपनी, उनको कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे जी आपने फ़ीस खुद अदा करनी है, आपने अपने अखराजात खुद निकालने हैं। जब वो ऐसा होगा, एक तो उनको पैसे की कदर होगी, फिर उनको पता चलेगा कमाना इतना आसान नहीं है। वो माँ बाप की पैसे की भी कदर करेंगे और वो माँ बाप की भी कदर करेंगे। हमारे यहाँ ये है कि 25 साल तक हम बच्चे को फीड करते रहते हैं जी, पॉकेट मनी भी दे रहे हैं उसको, हैवी बड़े बड़े मोबाइल्स लेकर दे रहे हैं, लैपटॉप्स लेकर दे रहे हैं उसको, हर एसेसरीज लेकर दे रहे हैं कि जी बच्चा हमारा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बच्चे इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बच्चों को शुरू से रिस्पॉन्सिबल बनाएं। जब बच्चे रिस्पॉन्सिबल होंगे तो उनको पता होगा कि कमाना, हमने कमाना है, हमारी ये जिम्मेदारी है, तो फिर इनके अंदर बर्दाश्त भी होगी, आप समझ लें, मैं कहती हूँ कि सब्र भी होगा, और वो ऐसे तरीके से चीज़ों को कर सकेंगे। अच्छा देखिए, आपने एक बात की है सोफिया, आपने कहा कि खामोश रहना चाहिए, बड़े फ़ायदे हैं इसके। ये वो कोट है, ये वो लाइन है जो बचपन से लेके आज तक किताबों में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें बारहा गर्दानी जाती है कि भाई आप सब्र करें, चुप रहे, खामोशी से बड़ा कोई बदला नहीं होता। लेकिन आजकल अदम बर्दाश्त के ज़ुमरे में अगर हम देखें तो ख़ासतौर पर हम एक्शन का रिएक्शन फौरी दे देते हैं। आपको इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि अगर रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो अगर आप रद्द-ए-अमल उस वक्त फौरी नहीं देते, गुस्से की सूरत में या मार कुटाई की सूरत में, तो बाद में आपके पास मार्जिन भी ज़्यादा होता है अपनी बात समझाने का, और इसके अलावा एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि अगर आप उस लम्हे चुप कर जाते हैं तो अगले बंदे को एहसास होता है कि शायद मेरी गलती है, ये तो चुप हो गया। तो ये जो एक्शन का रिएक्शन है, इस फौरी देने के हम क्यों इतने ज़्यादा आदी हो गए? अच्छा, एक बात ज़हन में रखिए, जो हमारा ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट है वो एक जज्बाती किस्म के लोग हैं, या ख़वातीन खास तौर पे बहुत जज्बाती हैं। हम फ़ौरन जज्बात में आकर फ़ैसला करते हैं। हज़रत अली का कौल है, जज्बात में आकर फ़ैसला करें, गुस्से खुशी की हालत में फ़ैसला ना करें। हम इस पर अमल नहीं करते बिल्कुल भी। हम जज्बाती कौम है, हम फ़ौरन जज्बात में आ जाते हैं। सबसे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जज्बात की ट्रेनिंग कोई नहीं है कि अपने जज्बात को किस तरह मैनेज करना है। ना ही हमारे पेरेंट्स से सीखा, ना पेरेंट्स से हमें सिखाया, ना ही हम अगर फर्दर जनरेशन को सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले जज्बात को मैनेज करना हमें आना चाहिए। जिसकी जज्बात कंट्रोल है, उसको मैनेज करने आते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों का हल करता है। जहाँ तक आपने बात की कि जी फॉरेन एक्शन का रिएक्शन हो जाता है, एक चीज़ मैं हमेशा टिप देती हूँ, जब मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं तो उनको ये कहती हूँ कि जब भी आपको गुस्सा आए या किसी की बात पे बुरी लग रही हो तो प्लीज़ 25 तक ज़रूर गिने। ये मुश्किल होता है, हार्ड होता है, कॉन्शियसली एफर्ट करनी होती है। आप 25 तक गिने और उसके बाद जब आप देंगे वो रिएक्शन नहीं होगा, वो रिस्पॉन्स होगा, और रिस्पॉन्स हमेशा बेहतर होता है। That's a point, that's a point. तो इसको कोशिश करें। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा शुरू में, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी कॉन्शियसली इसकी हैबिट डेवलप कर लेंगे तो वो आपकी अनकॉन्शियस का हिस्सा हो जाएगा। जो अनकॉन्शियस का हिस्सा होता है वो हमारी लाइफ को चलाने में अहम रोल प्ले करता है।
अच्छा, फौरी जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, जो हरमीत का सवाल था, मैं उसी को सेकंड करूँगी। इंटरनेट की एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गई है, एक्सपोयर बहुत ज़्यादा हो गया है, हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव हमारा थोड़ा चेंज हो गया। अगर हम अपने से पहले की जनरेशन की बात करें, या चलिए अपनी बात कर लेते हैं, हम वो जनरेशन है जिसने ग्रेजुअली चीज़ों को चेंज होते देखे। हमने वो फ़ोन भी देखे जो इतने इतने से थे, अब हम एंड्रॉयड पे, एप्पल पे, इस तरह से चीज़ों पर स्विच कर गए हैं। अब ये जो फ़ोन्स हैं या इंटरनेट की एक्सेस है, हमें चीज़ें फ़ौरी चाहिए होती हैं। शायद इसीलिए सब्र या तहम्मुल हमारे अंदर उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें रिज़ल्ट्स भी फ़ौरी चाहिए होते हैं, हमें सक्सेस भी फ़ौरी चाहिए होती है। बच्चों में ये यूजेज ज़्यादा है गैजेट्स का। इसका कितना असर आपके मिजाज पर और आपकी इस अदम बर्दाश्त पर पड़ता है? डेफिनेटली, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, ऑनेस्टली पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी बच्चा मोबाइल बहुत यूज़ करता है, क्या करें। जब उनसे रूटीन पूछते हैं पता चलता है कि फादर और मदर दोनों बहुत मोबाइल यूज़ करते हैं। हम ऑनेस्टली हम सभी मोबाइल का इस्तेमाल, गैजेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, हम सब में अदम बर्दाश्त हो चुकी है। छोटी सी मैं आपको टिप दूंगी, जब आपका बच्चा छोटा हो, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे में एक सब्र पैदा हो, बर्दाश्त से सब्र पैदा हो, तो उसको एक छोटा सा गमला लेकर दें, उसमें एक पौधा लगा दें, उसको कहो जी ग्रो करो उसको। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता आप बाहर के मुल्कों में एंग्जाइटी की थेरेपीज़ भी हैं ये, कि आपको गार्डनिंग करवाते हैं ताकि आपके अंदर सब्र पैदा हो। ठीक है, एक तो ये छोटी सी टिप है। दूसरा, गैजेट्स रोल प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ऐसा में हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया में एक ने एक पिक्चर लगा दी, हम कहते हैं हम भी लगाएं, हमें भी फ़ौरन ये चाहिए। हमने चीज़ों को, अपने दिल के सुकून को, खुशी को एसोसिएट कर दिया है मटेरियल थिंग से, और यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जब हम समझते हैं कि ये चीज़ होगी तो हमें सुकून होगा, हमें मज़ा आएगा, खुशी महसूस करेंगे, लेकिन वो वक्ती खुशी है, हमने अपने आप को वक्ती खुशी में डाल दिया, इस वजह से हम तंग हो रहे हैं। ये जो मोबाइल्स हैं, इसका इस्तेमाल, अब मैंने बहुत दफ़ा आपके चैनल पर भी दफ़ा बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि डोपामिन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डोपामिन है क्या? डोपामिन बेसिकली वक्ती खुशी प्रोवाइड करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमारे ब्रेन में होता है, जो कि हमारे खास सिक्रेशन खारिज करता है, जो कि हमारे मूड और मिजाज को सेट करता है। होता क्या है, हम जब गैजेट का बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो डोपामिन का अखराज होता है और हम खुशी महसूस करते हैं, इसीलिए हम बार बार मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। हमने डोपामिन के जो अखराज है उसको डिसबैलेंस कर दिया है, बैलेंस में नहीं है। जब वो बैलेंस में होगा तभी चीज़ें ठीक होंगी। ग्रेजुअली 1-2 घंटे दिन में ज़रूर रखें जिसमें आपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, ये जो आप डोपामिन की बात कर रही हैं, एंजाइम्स की बात कर रही हैं, हार्मोनल चेंजेस की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर न्यूरो सिस्टम ना, हम अपने माइंड को जो फंक्शन देते हैं, अब हमारे माइंड को पता है फॉर द टाइम बीइंग प्लेयर के लिए वी कैन यूज़ गैजेट और फ़ोन। अच्छा, इसी प्लेयर को अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अगर हमें कोई कुछ कह देता है तो हमें लगता है कि हमें फ़ौरी तौर पर उसे सुना देनी चाहिए, हमें फ़ौरी तौर पर अपनी बात खुद कन्वे कर देनी चाहिए, वरना वो समझेगा कि मैं शायद कमज़ोर हूँ। इस फैक्टर को आप किस तरह से देखती हैं? अच्छा, एक बात देखने की ज़रूरत है कि कहीं जब हम जवाब दे रहे, कहीं हमारी ईगो तो नहीं आ रही इसमें। हाँ, ईगो का अगर हमें लगता है कि ये हमारी ईगो को हिट कर गई तो हम फ़ौरन जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ऑनेस्टली मैं बताऊं, अगर कोई आपके बारे में बहुत बड़ा बुरा कह रहा है, आपको चीख रहा है, पे चिल्ला रहा है, आप एक दफ़ा ब्रेक लिया और अपने आप को सोचें क्या वो जो कह रहा है, क्या वो ये मैं वाकई ऐसा हूँ, और अगर नहीं हूँ तो उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी प्रैक्टिस मुश्किल है, लेकिन आपके अंदर बड़ा कंट्रोल आ जाता है। जब आपको लगता है कि आपको जवाब देने की ज़रूरत है, वो बिल्कुल हट ही नहीं रहा बंदा और वो मुसलसल आपको टॉन्ट कर रहा है, मुसलसल आपको तंग कर रहा है, तो आप उसको टेबल टॉक पे लेकर आए और उससे कहें जी शाउट नहीं करना, आपने ये बात की, लेट्स टॉक अबाउट इट। जब हम इस पर बारी 1 by 1 बात करते हैं, आपने देखा होगा जब भी हम फ़ौरन गुस्से में रिएक्शन शो करते हैं तो गलत बातें, गलत चीज़ें जो रेलिवेंट वो भी निकलती हैं। अगर हम सोच समझ के जब बात करना शुरू कर देंगे तो रेलिवेंट बात होगी, टू द पॉइंट होगी, और बड़े दूसरे इंसान को बताने में बड़ी आसानी होगी कि आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब मार्जिन मिल जाएगा। और सोफिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छी डिस्कशन रही और बड़ी सीधा ऐसे पॉइंट्स बताएं जिसको अगर अपनी आम जिंदगी में आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो यकीन करें आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और आपके इर्द गिर्द लोगों के लिए भी, क्योंकि लोग आपसे सीखते हैं, आपके रिएक्शन से सीखते हैं, आपकी डेली लाइफ से सीखते हैं। तो आप अगर खुद पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे लर्न ज़रूर करेंगे। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो प्रोग्राम के आगाज में हमने एक्साइटेड होकर बारिश को काफ़ी सेलिब्रेट भी किया और कराची वाले भी काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ऑल दो जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पहले प्रोडिक्शन की जाती है कि सैलाबी रेले भी आएंगे, और इसके अलावा काफ़ी सारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की बात की जाए या फिर अगर महकमे मौसमियात की बात की जाए, इन सारे डिपार्टमेंट्स को अलर्ट भी किया जाता है कि आप खातिर खा इंतजाम करें। लेकिन उसके बावजूद भी बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि बारिश के बाद वहाँ पर 11 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं। बहुत सारे घर और घरों में पानी जाने के बाद घरों की हालत ज़ार ऐसी है कि वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। सैलाबी रेले हमने बहुत सारे लोगों को उसमें बहते हुए देखा है। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद हैं, सलमान अली अवानी ने कहते हैं। सलमान, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन अपडेट तो यही है कि मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात ने काफ़ी दिन पहले मानसून के आगाज से पहले भी प्रेडिक्शन जारी की थी कि इस बार मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अबव एवरेज जो है मानसून बारिश होगी और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर मामूल के मुताबिक मानसून जो है वो होगी, यानी इस साल बारिशों की कमी नहीं होगी। अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने आज के हवाले से और रवा हफ्ते के हवाले से पेशगोई कर रखी है कि सत्ते मानसून का जो स्पेल है उसका जोर जारी रहेगा। कभी ये जोर मुल्क के ज़ेरी इलाकों यानी सिंध और बलूचिस्तान के अंदर दिखाई देगा और कभी बलाई इलाकों के अंदर, और सिंध और बलूचिस्तान की तरफ हमने देखा है कि बारिशों से खास तौर पर बलूचिस्तान के वो इलाके में कुछ काफी ज्यादा गर्मी भी पड़ रही थी, वहाँ पर खुशदार की वहाँ पर काफी बारिश हुई और ठीक है सलमान, ये बताएगा कि सूरत हाल में पहले प्रेडिक्शन की जाती है, प्रिकॉशंस का भी कहा जाता है और इंतजामात का भी कहा जाता है, लेकिन बलूचिस्तान से मुल्हिका कुछ इलाके हैं जो कि बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। जैसे कि अभी हम विजुअल दिखा रहे थे एक्सक्लूसिवली आपको, तो वहाँ पर बाकायदा लोगों को सैलाबी रेले में बहता देखा जा सकता है। तो अभी रिलीफ प्रोग्राम के लिए कोई इनिशिएटिव लिए गए हैं, इमदाद के लिए वहाँ पर कुछ नकासी आप के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जो कि पहाड़ी इलाके हैं, अगर हम कोयटा की बात करें तो कोयटा के अंदर हमने डेफिनेटली देखा कि अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन हमने दिखाई थी और महकमा मौसमियात इस हवाले से पहले भी खबरदार कर चुका था। और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर एक नेचुरल फ्लो होता है पानी का, और पानी जो है वहाँ पर ज्यादा खड़ा नहीं रहता है। निकासी आब का मसला जो है ज्यादातर शहरी इलाकों के अंदर होता है, तो शहरी इलाकों में कोयटा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ था। कोयटा भी क्योंकि एक पहाड़ी इलाके के अंदर वाक़, एक वैली के अंदर वाक़ है, तो वहां पर भी ऐसा निकासी आब का तो इतना मसला नहीं हुआ, लेकिन इंतजाम रेस्क्यू का बंदोबस्त और उसके बाद रिलीफ का बंदोबस्त है वो सूबाई हुकूमत और जो लोकल लेवल के ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं वो करती दिखाई दे रही है। बहुत सारे मकामात के ऊपर जो जिले इंतजामिया है उनकी जानिब से मदद के लिए आर्म फोर्सेस को तलब किया गया है, पाक फौज के दस्तों को तलब किया गया है। साहिल मकरान के जो पट्टी के अंदर जो मुतासर अजला है वहाँ पर रिवायती तौर पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान नेवी के ट्रूप्स जो है वो मुश्किल वक्त के अंदर पहुंचते हैं और लोगों को रेस्क्यू करते हैं, रिलीफ ऑपरेशन के अंदर काम करते हैं। लेकिन अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद, ये रेन स्पेल खत्म होने के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला होगा, एक तो पहले हम नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा जो कि डेफिनेटली जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं लोकल सतह के ऊपर, प्रोविंशियल सतह के ऊपर, ये उनका डोमेन हो। वफाकी हुकूमत जो है एज सच अभी तक तो कोई बड़ा जो इमदादी पैकेज है वो सामने नहीं आया, लेकिन लोकली इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जो लोकल सतह के ऊपर जब इदारे जो हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, उनके पास स्ट्रेंथ होती है, उनके पास कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज के अंदर लोगों को, शहरियों को, मुतासर अफराद को रिलीफ फराहम कर सकते हैं। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सलमान साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि आगे ये जो हफ्ता है इसमें भी बारिशों के इम्कानात जो है वो वाज़ेह तौर बता दिए गए हैं, लेकिन क्या ये बारिशें जो हैं इसी तरीके से ये तूफ़ानी बारिशें साबित होंगी? क्या जो शहरों में हम देख रहे हैं, ख़ासकर जो कराची में कल बारिश हुई तो बहुत से इलाके जो है वहाँ पर हमने देखा कि जल थल हुए हैं, तो क्या इसी तरह प्रेडिक्शन है सर? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। खासतौर पर आज और कल के हवाले से बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर, इस्लामाबाद, बलाई और वस्ती पंजाब और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कहा गया है कि तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि इस्लामाबाद, कश्मीर, बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और जनूबी बलूचिस्तान जो कि पहले ही बारिश से ज्यादा मुतासरा इलाके हैं, वहां पर बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की प्रेडिक्शन की गई है। क्योंकि ये एक रेन स्पेल है, मानसून का स्पेल है, तो इसमें वक्तन फवक्तन तेजी या कम
आती रहती है, लेकिन अभी जो महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन है बता दें कि एक ताकतवर स्पेल है और डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बारिशें होती जाएंगी, दिन गुजरते जाएंगी, इसकी शिद्दत कमी होगी। लेकिन अगले आज और अगले 2 रोज की बात करें तो उसके अंदर मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की प्रेडिक्शन तो है ही, लेकिन कुछ एरियाज जो है वो किए गए हैं जहां पर मूसलाधार बारिश, तेज बारिश का इम्कान है और इसके अलावा आंधी या गरज चमक के साथ बारिश होगी, तेज हवाएं होंगी। ठीक है, महकमे मौसमियात के हवाले से यही प्रेडिक्शन करते हुए कहना है कि अगले आने वाले 2 दिन में सूरत हाल बारिश के लिहाज से काफी गंभीर हो सकती है। सलमान, थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग अस। और प्रोग्राम को हम कंक्लूड कर लेते हैं इस पॉइंट पर कि आज का दिन का आगाज ऑप्टिमिस्ट होकर करें। ईद करीब है, बहुत सारी तैयारियां भी आपने करनी है, लेकिन अच्छी सोच के साथ करेंगे, ऑप्टिमिस्ट होकर करेंगे तो दिन भी अच्छा गुजरेगा और इंशाल्लाह ईद भी बेहतरीन गुजरेगी। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नए टॉपिक्स और नए इशू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।